गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आपका एक बार फिर से स्वागत है निर्मल ज्योग्राफी क्लासेस में। ये चैनल मेरा स्पेशल ज्योग्राफी क्लासेस के लिए ही है, जिसमें मैं 11th और 12th की क्लासेस लेती हूँ और बच्चों को फ़ायदा हो रहा होगा ऐसी मैं आशा करती हूँ। हम लोग 12th क्लास 5th चैप्टर शुरू किया था हमने, भू संसाधन और कृषि, और मुख्य फसलें हमने कर ली थी। चलिए अब हम आगे जो लेसन कवर करेंगे उसको क्वेश्चन फॉर्म में करते हैं, ताकि पॉइंट्स आप अपने हिसाब से भी डाल सकें। और ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। आप में क्वेश्चन को समझ के कितनी अंडरस्टैंडिंग आती है और आप उसके ऊपर क्या पॉइंट्स लिख सकते हो। बुक में तो सब दिया है, बाकी आप वो पॉइंट्स अंडरलाइन कीजिए और उसका एक्सप्लेनेशन अपने आप कीजिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा इससे रिलेटेड, वो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय कृषि में क्या क्या परिवर्तन किए गए। आप नोट कर सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय कृषि में क्या क्या परिवर्तन किए गए। अब इसमें आपका टॉपिक है बेटा 53 पेज पे भारत में कृषि विकास, और उसी में पहला हेडिंग दिया हुआ है विकास की रणनीति। तो हम वहीं से ये पॉइंट्स करेंगे। मैं आपको मार्क कराती हूँ एंड यू विल एक्सप्लेन योरसेल्फ। स्टार्टिंग में हम यही लिखेंगे कि भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय कृषि का विकास बहुत तीव्र गति से नहीं हुआ, उसमें बहुत समय लगा। और अंग्रेज़ जिस अवस्था में हमें छोड़ के गए थे, तब हमारे यहाँ पर सारी नकदी फसलें होती थी, कैश क्रॉप्स जिसको बोलते हो आप, जैसे नील है, जूट है, ये नकदी फसलें थी। ये होती थी क्योंकि इंग्लैंड में, यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण उनको कच्चा माल चाहिए होता था, और वो कच्चा माल उनको अपने औपनिवेशिक देशों से मिलता था। तो इसीलिए जब वो हमारे देश से गए, हमारे देश की व्यवस्था ऐसी थी कि खाने के लिए गेहूं भी हमें अमेरिका जैसे राष्ट्र से मंगाना पड़ता था, और वो बिल्कुल बारीक वाला रेड कलर का गेहूं होता था, जिसकी रोटी बनाने के बाद एकदम सूख जाती थी। हमारे यहाँ गेहूं की प्रोडक्शन बहुत बाद में शुरू हुई। धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता चला गया, ये चेंजेस धीरे धीरे हमें दिखाई देने लगे। अब आप मार्क कर सकते हो बुक में। सबसे पहला पॉइंट देखिए, लिखा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तात्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था। खाद्यान्न थे ही नहीं, और हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं थी, 32, 33, 35 करोड़ के आसपास थी। ड्रास्टिक चेंज बाद में ही आया, और ये पूरे इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट एकदम से बाद में ही बढ़ी है, 19वीं शताब्दी के बाद। अब उसके लिए क्या किया गया? पहला, व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों को उगाया गया। मैंने तुम्हें बताया कैश क्रॉप्स जो थी, नकदी फसलें, वो व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती थी, उसकी जगह पर खाद्यान्नों को उगाया गया। फिर पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, कृषि गहनता को बढ़ाना। गहनता का मतलब आप समझते होंगे बेटा, एक ही जगह पर एक बीज से एक ही पौधा पनपता है, लेकिन इस तरह की क्वालिटी के बीज अपनाए गए जिसको बोलते हैं संकर प्रजाति के बीज, एक बीज से कई पौधे पनप सके। और गहन कृषि का मतलब है पर हेक्टेयर उपज को बढ़ाया गया। उसके लिए तरीके आए, हरित क्रांति आई जिसमें ये सारे तरीके आए। फिर थर्ड था कृषि योग्य बंजर और परती भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। कृषि योग्य बंजर भूमि आप समझ ही चुके हैं, एक बार खेती हो गई उसके बाद हुई नहीं, वहाँ पे बंजर हो गई वो भूमि। किसी कारणवश हो सकता है 2-3 लगातार सेम फसलें ले रही, कारण कोई भी रहा हो, लेकिन अब वो बंजर है, तो उस बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। परती भूमि जो थी, नवीन या पुरातन परती जो भी थी, उसमें भी गोबर
खाद डाल के या अन्य उर्वरकों के द्वारा उसे कृषि के लिए उपयोगी बनाया गया। तो इस तरह से फर्स्ट पॉइंट में जब आप लिखोगे, पहला पॉइंट खाद्यान्नों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये 3 कदम उठाए गए। इस तरह से आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हो। क्लियर हो गया बच्चे? इसको ध्यान से करिए, थोड़ा चाहे हम धीरे धीरे करें लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। सेकंड करते हैं अब। सेकंड देखिए, उसी के बाद लिखा हुआ है कि 1950 के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर था। 1947 में हम आज़ाद हुए, 3 साल तक या उससे पहले कृषि उत्पादन जो था वो बिल्कुल स्टैग्नेंट था, कम भी नहीं था और प्रोग्रेस भी नहीं हो रही थी, जबकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी लगातार। तो अब उसके बाद क्या किया गया, उन्होंने क्या किया, गहन कृषि जिला कार्यक्रम और गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किए गए। गहन कृषि इसमें लिखा है IADP, यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। कृषि जोन में बांटा गया पूरे देश को, या पूरे देश के राज्यों को कृषि जोन में बांट दिया गया। एग्रीकल्चर जोन्स बनाई गई, एरियाज बनाए गए कि कहाँ कहाँ पर मानसून, मिट्टी, क्लाइमेट कैसा है कि वहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जा सकती है, यानी वहाँ पानी भी होना चाहिए, मिट्टी भी इतनी उपजाऊ हो जानी चाहिए कि उसमें हम बार बार प्रोडक्शन या फसल जो है वो ले सकें। और फिर एक संकट और आ गया आज़ादी के बाद, 1960 में 2 अकाल पड़ गए। और अकाल आप समझते ही हैं, बारिश हुई नहीं, अकाल पड़ गए, पीने को पानी नहीं था। वो कहते हैं ना, एकदम सिर मुंडाते ही ओले पड़े। अभी अभी आज़ाद हुए थे और एकदम से अचानक 2 अकाल का सामना करना पड़ा। तो सरकार को ये समझ आई कि सिर्फ वर्तमान समय के लिए प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाना है, बल्कि ऐसे समय के लिए कि जब देश में अकाल पड़ते हैं, उसके लिए भी हमारे पास सुरक्षित भंडार होने चाहिए। कभी बाढ़ आ सकती है, कभी अकाल पड़ सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास भंडार सुरक्षित होने चाहिए। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम करते हैं थर्ड पॉइंट। अब अपनी बुक में जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आप मार्क करते रहिए, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। थर्ड पॉइंट है, 1960 के दशक के मध्य में मैक्सिको से गेहूं और फिलीपीन से चावल की किस्में आई। मैंने बताया ये हाई यील्ड वैरायटी HYE आपकी बुक में लिखा होगा, आगे मैं पढ़ाती हूँ अभी। नीचे देखिए HYV, हाई यील्ड वैरायटी, यानी पक्का ही है कि उस बीज से एक नहीं अनेक पौधे निकलेंगे और प्रोडक्शन बढ़ेगी। जो अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्में थी कृषि के लिए उपलब्ध हुई। फिर नेक्स्ट, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात में सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में रासायनिक खाद के साथ उच्च उत्पादक की किस्मों को बढ़ाया गया। मैंने बताया बीजों की किस्म में सुधार किया गया, खाद और उर्वरक आ गए, मशीनों का प्रयोग किया गया, नए नए सिंचाई के साधन आए गए, नई नई मशीनें आ गईं। मेरा इशारा समझ गए। हरित क्रांति 1970 के दशक में हमारे देश में इंदिरा गांधी द्वारा लाई गई, जिसमें गेहूं और चावल के प्रोडक्शन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, इसीलिए इसे हरित क्रांति कहते हैं। क्रांति का मतलब होता है ड्रास्टिक चेंज, एकदम से कोई बड़ा परिवर्तन आना। वो बड़ा परिवर्तन यही था कि अब तक जो देश अकाल के कारण, अंग्रेज़ों ने जो स्टेप्स उठाए उनके कारण पिछड़ रहा था, एकदम से उसके प्रोडक्शन में, ख़ास तौर पे गेहूं और चावल के प्रोडक्शन में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि उसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। और हरित क्रांति में ये सारी चीज़ें आई। आपकी बुक में मैं मार्क कराती हूँ। नेक्स्ट देखिए, नई कृषि प्रौद्योगिकी की सफलता हेतु सिंचाई में निश्चित जलापूर्ति अपेक्षित थी। जब तक पानी नहीं होगा कृषि कैसे होगी? मान लो किसी सीज़न में बारिश नहीं होती तो कैसे पानी आएगा?
तो उसके लिए सिंचाई की ओर ध्यान दिया गया, सिंचाई के लिए नहरें निकाली गईं, उससे पहले ऐसे बांध बनाए गए जिनसे कि नहरें निकाली जा सकें। तो बड़ा सिस्टमैटिक और बड़े प्लानिंग करके ये सारी चीज़ें की गई। अब कृषि विकास की इस नीति में जिसमें खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, उसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति में क्या क्या चीज़ें आई जो मैंने अभी तुम्हें बताई, उनको मार्क कर लो। हरित क्रांति ने कृषि में कृषि निवेश जैसे उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र और कृषि आधारित उद्योगों, छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। तो एक बार दोबारा से नोट कर लो, अच्छे उर्वरक, अच्छे औजार, अच्छी मशीनें, अच्छी खाद और संकर प्रजाति के बीज, और साथ में धीरे धीरे जो किसान, जो ये सोचा जाता था कि किसानी करने के लिए कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, अब ऐसा भी हो गया कि पढ़ लिख के भी लोग खेतों में कृषि करने लगे और प्रोडक्शन बढ़ने लगा, क्योंकि उन्हें पता चला मिट्टी में क्या चीज़ डाली जा सकती है, कैसे उर्वरक डाले जा सकते हैं, किस तरह से हम मिट्टी की टेस्टिंग करा सकते हैं। जैसे पूसा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वहाँ मिट्टी की टेस्टिंग होती है कि इस मिट्टी में ये चीज़ कम है, सल्फ़र कम है या नाइट्रोजन कम है, तो वही खाद जो है वो या उर्वरक जो है वो डाले जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स लिख के आप क्लियर कर सकते हो कि धीरे धीरे हमारे देश में भी कृषि की फसल या कृषि उत्पादकता धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब इसके बाद बेटा लास्ट में एक और दिया है पॉइंट, 1970 से 1980 के आरंभ तक प्रौद्योगिकी मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में फैली। बाकी जो साउथ में था वो इससे अनजान रहे, अभी वहाँ तक ये नहीं पहुँचा था। लेकिन उसके बाद 1980 के दशक के बाद भारतीय योजना आयोग, जिसको अब नीति आयोग बनाया गया है, भारतीय योजना आयोग ने वर्षा आधारित क्षेत्रों से जो कृषि की समस्याएं थी उन पर ध्यान दिया। मैंने बताया ना, धीरे धीरे गहन कृषि क्षेत्र बनाए गए और ऐसे राज्य चुने गए। तो अब उन राज्यों से जो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको देखा गया। किसी राज्य में ओवर रेन, बहुत ज़्यादा बारिश की संभावनाएं हो जाती थी, कभी किसी राज्य में पानी ही नहीं बरसता था। तो इन दोनों ये दोनों ही समस्याएं जो थी वो फसल उत्पादन के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रही थी। बाढ़ आ जाती है तो भी खेत खराब हो गए, पानी नहीं है, सिंचाई नहीं है तो भी खेत खराब हो गए। तो फिर इन सबको प्लानिंग के द्वारा नहरें निकाल के इस तरह से किया गया कि हो ना हो साल में 1 या 2 फसलें उस राज्य में हो जाएं, ताकि वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल पाए और उनका दैनिक जीवन यापन भी आसानी से हो सके। फिर लास्ट पॉइंट कर लीजिए, 1990 के दशक में उदारीकरण नीति और उन्मुक्त बाजार व्यवस्था ने भारतीय कृषि विकास को प्रभावित किया। उदारी नीति लिबरलाइजेशन की नीति थी, जिसमें सरकार इतनी लिबरल हो गई कि किसानों पे छोड़ दिया गया, आप जैसे भी करके अपने खेतों में खुद अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, चकबंदी हुई थी, छोटे छोटे खेतों के बीच में से जो सीमांकन था उनको हटा के एक बड़े फार्म हाउस में तब्दील कर दिया गया। फिर उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था थी कि किसानों पे छोड़ दिया गया कि वो अपने आप कहीं भी किसी भी तरफ से जाके बाज़ारों से लोन भी ले सकते हैं, बाज़ारों से मशीनें भी किराए पे ले सकते हैं और कहीं भी जाके अपनी फसल का मूल्यांकन करके उसको बेच भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या हुई थी कि अगर ऐसे आंका जाता है कि इस क्षेत्र से इतनी फसल आएगी इतनी, लेकिन अगर वो प्रोडक्शन ज़्यादा देता है तो उसको बढ़े हुए मूल्य पे सरकार खरीद लेती थी कि इस साल तो यही
इस साल अगर फसल का मूल्य ये है, 1 साल या 2 साल बाद फसल का मूल्य तो बढ़ेगा। तो किसान उसको अपने पास गोडाउन में रखे और वो खराब हो जाए, उससे अच्छा जो सरकार है वो उनको उचित मूल्य दे के खरीद लेती है और अपने पास सेफ रख सकती है। तो इस तरह से कुछ ऐसी नीतियों में पर सुधार किया गया जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी उसमें भी सुधार हो। दूसरा सबसे बड़ा मेन रीज़न था कि हमारी जो लगातार बढ़ती हुई पॉपुलेशन थी 1920 के बाद, लगातार जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बढ़ रही थी, तो बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण पोषण भी हो सके। तो आज़ादी के बाद सबसे मेन मुद्दा यही था कि किस तरह से भारतीय जनता का भरण पोषण किया जाए, तो कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया गया। दूसरा, क्योंकि ऐसी अवस्था में भारत को छोड़ के गए थे अंग्रेज़ कि बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उनका कृषि ही मुख्य धंधा था, या कहा जाए भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर थी। तो इस तरह से इन समस्याओं से जूझते हुए भारत ने हरित क्रांति के द्वारा हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ही नहीं सुधारा, बल्कि कृषि से लोगों को रोज़गार मिला, कृषि से हमारे उद्योगों को, भारी उद्योग, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, सबको कच्चा माल मिला। और इस तरह से आज़ादी के बाद 35 ईयर्स में हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो थी वो 1947 वाली व्यवस्था से बहुत आगे बढ़ पाई। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे, इनको अच्छे से करिए। मैक्सिमम 5 पॉइंट बनाइए आप। 5 पॉइंट में सब डिवाइडेड कर सकते हो, जैसे पहले पॉइंट के 3 पॉइंट्स अलग से बन गए, इस तरह से आप डिवीज़न करके अपना ये क्वेश्चन बेटे तैयार कीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट मेन क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन प्री बोर्ड, बोर्ड में भी आया हुआ है, तो आप उस हिसाब से इसकी तैयारी कीजिए। बुक में से ही मैंने मार्क कराया इसीलिए पॉइंट वाइज, ताकि आप बार बार पढ़ें और बुक में से ही एक्सप्लेनेशन अपने शब्दों में बना के लिख पाए। आज के लिए इतना ही करते हैं। 1, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और हैं इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप 10 इयर्स या पीछे वाले पेपर देखेंगे ना, तो आप नोट करेंगे जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ वो किसी ना किसी चेंज फॉर्मेट में उसमें आए हुए हैं। चलिए आप ये क्वेश्चन अब अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसके पॉइंट्स बनाइए। जब तक हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अगले क्वेश्चंस करते हैं, मेरे को आशा है कि आपको समझ आ रहा होगा। बुक ज़रूर पढ़िए, एनसीईआरटी की ही बुक लीजिए, ये मैं बार बार कह रही हूँ। और एक लाइक तो बनता ही है, से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू अदर स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी स्कूल के हों, आप मेरे चैनल को वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि बच्चे फ़ायदा उठा सकें। एंड ऑल ऑफ यू कीप स्माइलिंग। याद रखिए, खुशी खुशी मन से पढ़ोगे तो पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। एंड गुड बाय, टेक केयर।